अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं एहसान राना। और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कराची के निजी होटल से गिरफ्तार करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों के हमरा सादा लिबास में भी लोग थे। आपको सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कराची के निजी होटल से गिरफ्तार करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों के हमरा सादा लिबास में भी लोग थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की होटल से गिरफ्तारी के मौके पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 गाड़ियां दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंच गई। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास में एक शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा। छह 6:48 पर एहलकार कमरे में दाखिल हुए। पुलिस एहलकारों के हमरा सादा लिबास में भी लोग देखे जा सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट और लॉबी में सादा लिबास में एक शख्स कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वीडियो बनाता रहा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की फुटेज को करप्शन पार्टनर्स के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। कहते हैं जाली अद्वियात और जमहूरियत पसंदों का जाली बयानिया इख्तिताम को पहुंचा, ड्रामा खत्म शुद, अब रसीदें निकालें। शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा कि क्या सानिहा मॉडल टाउन पर इस वक्त के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया था। लीगियों का चेहरा सामने आ गया जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ही उन लोगों ने मुहिम चलाई थी। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि फुटेज में बाज़ी है कि कैप्टन सफ्तर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, रेंजर्स ने नहीं और किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। तारीख गवाह है कि ये लोग पुलिस को इस्तेमाल करते रहे। मज़ार कायद पर जो हुआ सबने देखा। वहां नारे लग रही थी और मरियम सफ्तर मुस्कुरा रही थी। अपोजिशन का मकसद इदारों पर हमला करना है। मॉडल टाउन में उन लोगों ने खातीन और बच्चों पर फायरिंग करवाई, क्या वो सब भूल गए? विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी को चादर और चार दीवारी की पामाली कहना मजाक है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि चादर और चार दीवारी की हुर्मत की पामाली का बदतरीन वाकया मॉडल टाउन में हुआ था, जहां बेगुनाह लोग जिनमें हामिला खातून भी थीं पुलिस गर्दी का निशाना बनी। सफदर की गिरफ्तारी को चादर और चार दीवारी की पामाली कहना तो मजाक है, खुसूसन उस ग्रुप की तरफ से जो मॉडल टाउन का जिम्मेदार है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि नैब ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोबाज पोर्ट सिटी रेफरेंस दायर होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस दायर होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना कौमी इदारे की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि नैब का ताल्लुक किसी जमात या गिरोह से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है।
जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि IIJ सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसे भारत पर क्यों नहीं डाल देती। NRO हुकूमत चाह रही है, हम नहीं दे रहे। एहतसाब सियासतदानों का दामन दागदार करने के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुस्लिम लीग नून के कायद ने कराची जलसे में खुद ही तकरीर नहीं की। ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। ये इत्तेहाद एक तहरीक है और मूवमेंट है ताकि इस मुल्क में आइन की और कानून की अमलदारी आए और जमहूरी हुकूक लोगों की बहाल की जाए। मुझे ये बताएं कि IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डाला। जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा, तो जहाँ 2-3 और ऑप्शंस हैं हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल। खास बुनियादी ये है कि NRO वो चाह रहा है इसको, हम उनको NRO नहीं दे रहे। जो असेंबली में बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम मुंतखब होकर आते हैं, वो भी मुंतखब नहीं है। जो बाहर से लाए गए हैं और मुशीर बनाए गए हैं और किचन कैबिनेट के मेंबर बनाए गए हैं, वो भी मुंतखब नहीं है। तो जो गैर मुंतखब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मुंतखब लोग, दोनों की। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूँ, यू टर्न नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पीपल्स पार्टी ही मौजूदा हुकूमत का मुकाबला कर सकती। PTI की हुकूमत में गरीब आवाम पर जुल्म हो रहा है। हुकूमत के खिलाफ हर तबका सिरापा एहतजाज है। तादाद में मर्द, औरतों और बच्चे यहाँ आके हमारा इस्तकबाल किया है। ये यकीनन तारीखी इस्तकबाल है और मैं आपका मोहब्बत, आपका जोश कभी नहीं भूल सकता। वैसे जैसे हैदरी साहब ने कहा था कि जो आपका वीर सबसे नहीं है, आपका वीर खोटा है, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था। तो आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ के आवाम को खिला रहे हैं। माजी के हुक्मरानों ने, माजी के आमरों ने यहाँ के आवाम को लावारिस छोड़ा था, यहाँ के आवाम को के हुकूक पे हमला किया था, गांची जिला को खत्म किया था, सियाचिन को लावारिस छोड़ा था, मगर वो शहीद होकर बेनजीर भुट्टो थे जो सियाचिन के आवाम को भी अपनाई थी, जो सियाचिन जाके पहुंची थी और सियाचिन में खड़े होकर कहा कि यहाँ घास भी उगती है, यहाँ के आवाम का खिदमत। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहती हैं, चादर चार दीवारी सिर्फ मरियम नवाज की है। क्या वो वक्त भूल गए जब मॉडल टाउन में निहत्ती हामला खातीन के मुंह पर गोलियां मारी गईं? सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज का कहना था, पीपल्स पार्टी को मज़ार कायद मामले पर एक्शन लेना चाहिए था। सिंध में नाहल और करप्ट हुकूमत है। मज़ार कायद मामले से तवज्जो हटाने के लिए कराची वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। इन्होंने जो असल वाक़या यानी कत्ल हो गया है, जो मकतूल है, उसके बारे में बात नहीं हो रही और चीजों के बारे में बात हो रही है। आप इस वाक़ये पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, आप इस वाक़ये पे अपने उसमें कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। आपकी पुलिस थी, आप ही के लाडले IG वहां पे आपने बुलाया था। आप तो अपनी पुलिस, अपनी खानदानी पुलिस बना के रखना चाहते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी आपको इस वाक़ये को कंडेम करना चाहिए था और फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए था। अब 2 कमिटीज बन गई हैं और उसमें यह सियासी दबाव डाला जा रहा है। आज इनके जितने भी लीडरान थे उन्होंने तकरीरें की प्रेशर डालने के लिए कि ये वाकया, असल जो हुआ है वाकया, उससे तवज्जो हट जाए और बात आ जाए कि जी कौन करेगा इंक्वायरी, किसने क्या किया, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है वहां पे फोन करने का? ये आपका सूबा है, आप मुझे पता है नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है आप, इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। आप हर वाकये को ऐसे बौखला गए हैं आप कि आपको तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज पे, कोई भी इशू हो, किसी भी इदारा हो, कोई भी वाकया हो, आप जो है तो आपको इसकी परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क में क्या होंगे। आपने देखा कि आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपकी जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपने जो फराहम किया है आपने मटीरियल, उस पे वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही हैं। आपको क्या एहसास है? आपने तो सियासत करनी है, आपने तो एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कि टोटल अफरा तफरी हो जाए।
غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے. اکانومی جو کہ بہت بہتر طریقے سے چل پڑی ہے اس کو آپ سیبوٹاج کر رہے ہیں. آپ ملک کے مفادات کو سیبوٹاج کر رہے ہیں صرف اپنے ڈسکریڈیٹڈ لیڈرشپ کو بچانے کے لیے. وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے پوری قوم جانتی ہے سندھ پولیس احکامات کہاں سے لیتی ہے. سندھ حکومت نے سب سے پہلے واقعے کی انکوائری کا اعلان کیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کیپٹن صفدر کو سندھ پولیس نے گرفتار کیا. قابل ضمانت کیس میں گرفتاری کی سمجھ نہیں آتی. سندھ پولیس نے اپنے ٹویٹ میں گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دیا. محمد زبیر کا ایک پیٹرن جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. آج سے کچھ دن پہلے کراچی میں مزار قائد کے اوپر ایک ہلڑ بازی ہوئی, ایک عجیب و غریب قسم کا وہاں نعرے بازی ہوئی, ماحول بنایا گیا. یہ میں بالکل آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے اندر کوئی فیکچول ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ چیزیں فیکٹس ٹائم لائن کے ساتھ بالکل ایسے آئی ہیں. پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ ایک ہلڑ بازی ہوئی. ہلڑ بازی کے بعد کراچی کے کچھ لوگوں نے جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی تھے, انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے ایک درخواست دی تھانہ میں. اس درخواست میں دینے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے کہ تھانہ درخواست وصول کر لیتا ہے, اس کو رپٹ کی صورت میں درج کر لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پولیس کے اعلیٰ حکام اس کے اوپر ایک اوپینین فارم کرتے ہیں, لیگل اوپینین بھی لی جاتی ہے, اور پھر ہی ایف آئی آر دی جاتی ہے. پہلے ایف آئی آر جو ٹوٹل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کردار اس میں رہا یا جتنا بھی اس کے اندر ان کا رول تھا, وہ اس حد تک تھا کہ ہم نے جا کے بالکل ببانگ دہل درخواست دی. اس کے اندر وہ قوانین جن کو پامال کیا گیا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور ریٹن اپلیکیشن دی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد ہر کسی کا کردار اور رول ختم ہو جاتا ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہر طرح سے خود مختار ہے ان تمام معاملوں میں, اسپیشلی کرمنل لاء کے اندر, اس کا کردار شروع ہو جاتا ہے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مکس اچار پارٹی تماشا آشا اور بھاشا کے گرد گھوم رہی ہے. مکس اچار پارٹی صفدر اوان کی بے توقیری پر چیخ رہی ہے. بیگم صفدر اوان ملکہ ٹویٹر ہے, صرف سوشل میڈیا کی لیڈر ہیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اطلاعات نے کہا 18ویں ترمیم کی غزل سن سن کر کان پک گئے. پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے. تمام ویڈیوز میں پولیس اہلکار کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو لے جا رہے ہیں. مذموم ایجنڈے کے تحت اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے. فوج ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ, اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو, آپ نکمے ہو, آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب سالانہ 10,000 بچوں کی اموات سے لے کے اندرون سندھ کے اندر جناب بولے کتوں کے کاٹنے کے ٹیکے نہ ہونے سے لے کے اور اس طرح کی 7500 چیزیں ہیں. لیکن میں نے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے. آئندہ مجھے امید ہے کہ 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی. مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے توقیری, انہیں صفدر اوان کی بے توقیری کے اوپر چیخ رہے ہیں یہ مکس چار پارٹی. اور میں حیران ہوں, صبح 9 بجے سٹارٹ کرتے ہیں, شام کے 6 بجے تک جب تک ٹاک شو سٹارٹ نہیں ہو جاتے. یہ روزانہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مکس چار پارٹی کی 8 سے 12 لیڈر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور رونا کیا ہے, ابھی کہتے ہیں چادر چار دیواری ڈسٹرب ہو گئی. بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے, بابائے قوم کا کوئی وقار نہیں ہے, بابائے قوم کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, بابائے قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے. تو وہ سر پھرا پاگل جو ہے وہ صفدر اوان ہے, اس کی بے توقیری ہو گئی. ہائے 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 ہائے, سیاپا پہ گیا. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کراچی کے معاملے میں ملوث دونوں ادارے وفاق کے ماتحت ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری بہت سے شک و شبہات پیدا کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکومت چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے میں مصروف ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا کہ وفاق صوبے پر حملہ آور ہوا, معاملہ سنگین ہے, آئین توڑا گیا, ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے. وفاق جو ہے وہ صوبے پر
حملہ آور ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کی FIR بھی IG صاحب درج کرانے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ کس طرح ایک 22 گریڈ کا افسر کہے جس کی صوبے کی پولیس اس کے ماتحت ہو، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا؟ اگر وہ اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر اس صوبے میں، اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا، کیوں پامال کیا؟ اور آپ جب اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں ایک بڑا خوفناک پہلو نظر آتا ہے کہ وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے اندھیرے میں اغوا کیا، ان سے FIR درج کروائی، اس لیے درج کروائی کہ صبح کے 7 بجے جا کے مریم نواز کے ہوٹل کا کمرہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے وہ عمل کر سکے۔ ان اداروں کے افسران اپنی کمانڈز لیتے ہیں، اپنی انسٹرکشنز لیتے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم سے۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے، اور یہ واضح حقیقت ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے۔ ہمیں توقع یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جو صبح نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا، بہت سی مثالیں موجود ہیں، خود نوٹس لیا عدالت عدلیہ نے، بڑی عدالتوں نے افسران کے تبادلے کا۔ آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، دوسرا بڑا مسئلہ مہنگائی، جبکہ تیسرا بڑا مسئلہ بھی مہنگائی ہی ہے، لیکن عمران نیازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کے خلاف مقدمات بنانا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا وزیر اعظم نے کلبھوشن کو سپر NRO دیا، عمران نیازی اقتدار بچانے کے لیے ہر سودا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران احمد نیازی صبح شام ایک تسبیح پڑھتا ہے، میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، اور عمران نیازی نے سپر NRO کس کو دیا ہے؟ کلبھوشن یادیو کو۔ کل اسٹینڈنگ کمیٹی لا سے زبردستی بلڈوز کر کے قانون پاس کرایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دیا جائے۔ یہ اپیل کا حق اس کے پاس جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستانی حکومت نے دلائل دیے تھے ان کی روشنی میں ہمارے مروجہ قوانین کے اندر موجود ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزائے موت کے خلاف ہمارے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا قانونی حق موجود ہے، اور ہم نے مثالیں دی تھیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزائے موت پانے والے کئی افراد کی سزاؤں کو تبدیل کیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر ایک کلبھوشن یادیو کے نام سے اس کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنانا ان حالات میں کہ جب کشمیر کے اندر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آگ اور خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ کون سی قومی غیرت ہے؟ یہ کون سی قومی پالیسی ہے؟ یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر NRO نکالے؟ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے ایسا ہیلتھ سسٹم چھوڑا ہے کہ پیٹ بھی خراب ہو تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ مزار قائد پر جو ہوا اس پر دل دکھا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد سعید کا کہنا تھا پاکستان دنیا میں اب دہشت گردی نہیں بلکہ سیاحت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج عالمی ادارے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں نہیں گیا، ان لوگوں کی منی لانڈرنگ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ اصل ایشو کیا تھا کہ جو معیشت یہ چھوڑ کے گئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتا، اور آج جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا۔ یہ معاشی بحران معاشی ایمرجنسی کا سوچے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاشی بحران سے نکل کے استحکام ملا۔ پھر کرونا کی وبا آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا، پوری دنیا میں جہاں پہ مضبوط ہیلتھ سسٹم تھے، بہترین ہیلتھ سسٹم تھے، مضبوط اکانومیز تھی، وہ کرونا کے سامنے عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے یورپ کے اندر دیکھا، آپ نے UK دیکھا، پھر آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں کہ انڈیا کا جو حشر ہوا، لیکن جو پاکستان
कि हस्पताल पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्या वो ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है? अगर दुनिया के अंदर जो हालात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मतअमली के ऊपर आपको याद होगा रोजाना सियासत की गई चीज, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सियासत करे तो इससे तो पाकिस्तान निकल ही नहीं सकता। अपोजिशन पार्टीज कह रही थी, क्यों? क्योंकि हेल्थ सिस्टम ऐसे छोड़ के गए थे कि 35, 40 साल हुकूमतों के बाद पेट भी खराब हो जाए तो बाहर इलाज करते हैं। तो और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में सड़क किनारे नौजवान को लूटने की कोशिश करने वाले डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के एफबी एरिया शाहराहे पाकिस्तान पर खड़े नौजवान को मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। उसी दौरान पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। एहलकारों ने दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस में फायरिंग के तबादले में 7 डाकू मारे गए। खैरपुर में कच्चे के इलाके में लाड़काना और खैबर पख्तूनख्वा और खैरपुर पुलिस ने ऑपरेशन किया। डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 7 डाकू मारे गए। पुलिस ने डाकुओं के तमाम ठिकाने और पनाहगाहें मिसमार कर दी। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कल अदम तहरीक तालिबान की जानिब से कमरदीन कारिज में छुपाए जाने वाले बारूदी मवाद का बड़ा जखीरा बरामद कर दिया। इंटेलिजेंस इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बलोचिस्तान के इलाके कमरदीन कारिज पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से बारूदी मवाद जखीरा किए जाने की मालूमात पर किया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं हुक्मरानों ने सरकारी पैसे को जाती समझकर बांटा, इसी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत के माली हालात खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेनजीर स्टॉक एम्प्लॉयज स्कीम के तहत मुलाजमीन को शेयर्स देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल सोहेल महमूद ने दलाइल देते हुए कहा कि साल 2009 में हुकूमत ने सरकारी कंपनीज के 12% शेयर्स मुलाजमीन को देने का फैसला किया। साल 2013 में हुकूमत बदली तो मुलाजमीन को मुनाफे की अदायगी रोक दी गई और मौजूदा हुकूमत ने स्कीम को ख़त्म करने का हुक्म जारी किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2013 से 2019 तक की अदायगी करने का भी हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की हुकूमत के माली हालात उसी वजह से ख़राब हैं, हुक्मरानों ने सरकारी पैसे को ज़ाती समझ कर बांटा। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ये पैसे इलेक्शन स्टंट की गरज से बांटे गए हैं। हुकूमती पैसा सारा सरकार का होता है, हुक्मरानों का ज़ाती नहीं। ये भी हुआ कि 15 साल की तनख्वाहें और मराद भी दी गई। हुकूमत का पैसा फेंकने के लिए नहीं होता। अदालत ने 2013 से 2019 तक के फंड्स जारी करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ निजकारी कमीशन की अपीलें मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन की अपीलें भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म दे दिया। कहा शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लाखड़ पावर प्लांट बेज़ाब्तगी केस में एहतसाब अदालत को जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट केस का 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म भी जारी किया। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्शन प्लान के हवाले से सऊदी अरब के किरदार से मुतल्लिक बाज़ रिपोर्ट्स को झूठी और बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम हैं और दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी अहमियत के तमाम मामलात पर हमेशा एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात की बहुत कदर करता है और इस किस्म के बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद भी करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है पाकिस्तान का इसराइल और मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ है। बोस्निया के सदर का दौरा रीशेड्यूल हो रहा है, हतमी तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नाजिम जमीयत तलबा पाकिस्तान ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। फीसों में इजाफे से तलबा और वालिदैन परेशान हैं। नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हमजा सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से तालीमी बजट में मुसलसल कमी के नतीजे में तलबा और वालिदैन की जिंदगी अजीरन कर दी है। फौरी फीस घटाओ और ग्रांट बढ़ाओ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हमजा सदीकी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मेडिकल के दाखिले टेस्ट के निसाब को जल्दबाजी में तब्दील करने और तलबा से डिग्री के इख्तिताम पर NLE टेस्ट लेना किसी तौर पर कबूल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं SOPs को नजरअंदाज करने से कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, शराय अमवात भी बढ़ रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमत के मुअस्सर और बर वक्त इक़दामात से कोरोना का फैलाव कम रहा। अक्टूबर के महीने में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तालीमी इदारों, बिजनेस हाउसेज, शॉपिंग मॉल्स और अवामी मकामात पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भी ज़रूरी है। बेएहतियाती से मर्ज में मजीद इजाफे का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। और अब कातिल वारिस की बात करें कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6702 हो गई। मजीद 736 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,25,000 और 480 हो गए। 3,09,136 मरीज एहतियात, जबकि ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 9,642 हो गई है। कोरोना वायरस की ही बात करें, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,38,000 हो गई।
मरीजों की तादाद 4 करोड़ 16 लाख हो गई। 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। रूसी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,27,419, ब्राजील में 1,56,000, भारत में 1,17,000, मैक्सिको में 87,415, स्पेन में 34,366, फ्रांस में 34,000, रूस में 25,000, तुर्की में 9,513, ईरान में 31,000, अफगानिस्तान में 1,500 और सऊदी अरब में 5,235 अमवात हो चुकी हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल। अफगानिस्तान में मदरसे पर फजाई हमले में 12 बच्चे जाँ बहक हो गए। अफगान नायब सदर ने हमले में बच्चे की हलाकत को मुस्तरद करते हुए जंगजुओं की हलाकत का दावा कर दिया। अफगानिस्तान के सूबा ताखिर में मदरसे में फजाई हमले में 12 बच्चे जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मदरसे पर हमला अफगान फोर्सेज ने किया या गैर मुल्की अफवाज ने, ये अफगान हुकाम की तरफ से नहीं बताया गया। अफगान नायब सदर के मुताबिक मदरसे पर फजाई हमले में बच्चे जाँ बहक नहीं हुए बल्कि मारे जाने वाले जंगजू थे। आपको बताएं कि अमेरिका ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए ताइवान को हथियारों की बड़ी खेप फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जी हां, अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन के मुताबिक ताइवान के साथ 3 वेपन सिस्टम का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे में 135 गाइडेड क्रूज मिसाइल, मोबाइल लाइट रॉकेट लॉन्चर समेत जंगी तैयारों के साथ मुंसलिक किए जाने वाली जासूसी पॉड्स भी शामिल हैं। ताइवान की वजारत दिफा मुआहिदे की तस्दीक करते हुए उसे दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने का इकदाम करार दिया। चीन ने मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका ताइवान के मामले पर कोई गलत पैगाम न दे। नाइजीरिया में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरे न रुक सके। फसादात में मरने वालों की तादाद 28 हो गई तो 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ किए जाने वाले मुजाहिरे भी पुरतशद्दुद हो गए। दारुल हुकूमत अबूजा समेत दीगर शहरों में जलाओ घेराव के कई वाक़यात हुए। मुजाहिरीन बदस्तूर सड़कों पर हैं। लागोस की हाई कोर्ट की इमारत को आग लगा दी गई। अब खबरें खेलों के मैदान से।